और हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना को लेकर आई एक अपडेट से। भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित सर ने एक बहुत ही उल्लेखनीय स्टेटमेंट दी है और ये स्टेटमेंट दी है ड्रोन अटैक्स को लेकर के। आप सबने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से मुख्यतः भारत के जो सैन्य ठिकाने हैं इन्हें तो ड्रोन से टारगेट करने की कोशिश करी ही गई थी, लेकिन सैकड़ों ड्रोन जो हैं वो भारत के जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनको भी टारगेट करने के उद्देश्य से लॉन्च किए गए थे, जिन्हें भारत ने न्यूट्रलाइज कर दिया। और इसी मामले की गंभीरता पर बात करते हुए भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल ने ये कहा कि हम इस समय अपने जो सैन्य ठिकाने हैं उनके साथ साथ इंडस्ट्रियल और जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और हम किस प्रकार से एरियल थ्रेट्स इवॉल्व हो रही हैं उसको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और इनमें खासकर ड्रोन्स और जो प्रिसीजन प्रोजेक्टाइल्स हैं ये हमारे लिए एक बड़ा खतरा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें और भी ज़्यादा अपनी जो सिक्योरिटी उसको पुख्ता करने के लिए जो विचार है दिमाग में आया है। उन्होंने कहा कि इस समय सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि जो छोटे ड्रोन्स हैं जिन्हें रडार पर देख पाना भी मुश्किल होता है, उनसे कैसे इंडस्ट्रियल एरियाज को बचाया जाए। फॉर एग्जांपल हमारे जो की इंस्टॉलेशंस हैं जैसे कि रिलायंस ओन्ड जामनगर रिफाइनरी हो गई और भी दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, इन पर जब ड्रोन अटैक होता है तो इन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी भी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं इन्हें भी अब अपने जो कह सकते हैं कंपनी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये करेंगे भी ताकि जो काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो बड़े पैमाने पर यूज़ हो सके। उन्होंने कहा जब बात आती है बॉर्डर पार से आ रहे ड्रोन की तो उसकी जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना की है, हम उसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन कंपनियों को भी इंटरनल थ्रेट्स के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। हमने हाल ही की रिपोर्ट्स में आपसे कहा था कि आने वाले भविष्य में ब्रह्मोस की जो डिमांड है ये जो ब्रह्मोस ऑपरेटर हैं उनके तरफ से तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बल्कि और भी कई मित्र देश हैं जो ब्रह्मोस को लेकर भारत से बात कर सकते हैं। और इसी बीच में तकरीबन $450 मिलियन की जो डील है उसकी बात सामने आई थी, जो कि कभी भी फाइनलाइज हो सकती है। लेकिन फिलीपीन जो कि ऑलरेडी एक ब्रह्मोस ऑपरेटर है, इनसे एक चौंकाने वाली स्टेटमेंट सामने निकल के आई है। फिलीपीन के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट एसोसिएट जस्टिस एंटोनियो कार्पियो ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। उन्होंने फिलीपींस की आर्म फोर्सेस को इस चीज़ की सलाह दी है कि वो भारत से एडिशनल ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल सिस्टम जो है वो खरीदें, ताकि जो फिलीपींस का कोस्टल डिफेंस है इसको और मजबूत किया जा सके। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि चीन की जो बढ़ती विस्तारवादी नीति है और चीन का जो एक्सपेंशन है ये हमारे लिए लगातार दिक्कत बनता जा रहा है। खासकर जब बात होती है वेस्ट फिलीपीन सी की, तो यहाँ पर इस इलाके को सुरक्षित करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। और इसी पर बात करते हुए 27 नवंबर को उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहीं ना कहीं बीजिंग के इस मनोवर को धीमा कर सकती है और चाइना को इस बात का आभास करवा सकती है कि अगर उसने कोई भी ये मिस एडवेंचर करने की कोशिश करी तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उनके तमाम जो इरादे हैं उन पर पानी फेर सकती है। इनफैक्ट उन्होंने फिलीपीन को वार्न भी किया कि चाइना की हरकतों को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना बोलना चाइना की जो मनोबल है उसको बढ़ाता नजर आ रहा है, और हमें भी वही टैक्टिक्स यूज़ करनी चाहिए जो भारत ने यूज़ करी हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट में। कुल मिलाकर के उन्होंने ब्रह्मोस के जो एडिशनल बैचेज हैं उनका समर्थन किया है और फिलीपींस की सेना को ये आश्वासन दिया है और उनसे ये निवेदन भी किया है कि आप इनके नंबर्स को बढ़ाइए ताकि आप अपने आप को एक सुरक्षित पोजीशन में रख सकें। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक और डील की तैयारी कहीं ना कहीं साइलेंटली शुरू हो चुकी है। हमने कल के वीडियो में आपसे कहा था कि SU-57 को लेकर के भारतीय वायुसेना भी कोई भी टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है, और कल आशुतोष दीक्षित सर ने भी यही कहा था कि इस समय भारतीय वायुसेना अपने रिक्वायरमेंट्स को इवेलुएट कर रही है और रिक्वायरमेंट्स के आधार पे ही जो सिस्टम होगा उसके खरीद की बात आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास रिक्वायरमेंट की एक लंबी फहरिस्त है और इस समय हम उसको ही देख रहे हैं, और जो प्लेटफॉर्म हमारे लिए उचित होगा उसी के साथ हम जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने राफेल या SU-57 का नाम लेने से इनकार कर दिया, लेकिन हमने आपसे कहा था कि जैसे जैसे रशियन राष्ट्रपति का भारत दौरा नज़दीक आता जाएगा इस दौरे से संबंधित बातें जो हैं वो हमारे सामने भी आती जाएंगी, और अब कुछ ऐसा ही हुआ है। रशियन मीडिया सोर्सेज में ये चीज़ें चल रही हैं, रशियन मीडिया में ये चीज़ों को कोट किया गया है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब भारत आएंगे
और जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी तो वहां पर SU-57 फाइटर जेट और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के का जो संस्करण है इसको लेकर भारत के सामने बातचीत रखी जाएगी। हालांकि आपको पहले ही बता दें कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की संभावनाएं नेक्स्ट टू जीरो हैं, क्योंकि भारत ने जो अपने इच्छा व्यक्त करी है वो एडिशनल S-400 को लेकर करी है। S-500 प्रोमीथियस को लेकर भारत की तरफ से कोई भी बात नहीं करी गई है। वहीं अगर हम SU-57 फैलन की बात करें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल फाइटर जेट है MRFA प्रोग्राम के अंतर्गत। हालांकि भारतीय वायुसेना भले ही इस पर नाम ना ले, लेकिन राफेल को कोई एयरक्राफ्ट अगर कड़ी टक्कर दे सकता है तो वो SU-57 फैलन ही है। और आने वाले भविष्य में हो सकता है कि हमें कुछ चौंकाने वाले फैसले देखने को मिल सके। हालांकि एक चीज हमने जो कही थी वो सत्य साबित हो रही है। आपको याद होगा हमने नंबर्स को लेकर के आपसे बोला था कि रूस अभी भी यहाँ पर ये कोशिश कर रहा है कि जो स्पेसिफिक नंबर है वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डिक्लेयर किए जाए ताकि उसी आधार पर वो निर्णय कर सके। और हमने उस वीडियो में आपसे कहा था कि भारतीय वायुसेना अगर जाएगी तो वो एक तत्कालिक समाधान की तरफ जाएगी जहां पर 40 से 60 एयरक्राफ्ट बहुत होंगे और बहुत ही रेयर केस होगा कि भारतीय वायुसेना इन नंबर को क्रॉस करे। और अब ऐसा होता भी नजर आ रहा है। तमाम जो डिफेंस पत्रकार हैं उनको फॉलो करने पर एक चीज समझ में आई है कि भारतीय वायुसेना SU-57 हो या राफेल हो इनको त्वरित समाधान के तौर पर देख रही है तब तक जब तक कि हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बन के तैयार नहीं हो जाता। एक बार जैसे ही वो प्लेटफॉर्म बन के तैयार होगा तो उसके तुरंत बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अभी भी प्राथमिकता पर तेजस मार्क 2 एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क 1A है। हालांकि रशियन मीडिया सोर्सेज ने यहां तक क्लेम कर दिया है कि ये चीजें अंतिम दौर पर चल रही हैं या अंतिम चरण पर चल रही हैं और जो निर्णय होगा वो इन्हीं के पक्ष में होगा। आपको हम ऑफर के बारे में बता दें कि रूस ने भारत को ये क्लियर प्रस्ताव दिया है कि अगर भारत SU-57 की तरफ जाता है तो भारत के रिक्वायरमेंट के आधार पर इसके ट्विन सीट वेरिएंट को तैयार किया जाएगा अगर भारतीय वायुसेना चाहे तो। इसके आधार पर या इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय वायुसेना के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का जो इंटीग्रेशन है वो भी इसमें करने के लिए तैयार हैं। न सिर्फ अस्त्र मार्क 1 बल्कि अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसी जो मिसाइल्स हैं वो भी इसके लिए इंटीग्रेट हो सकती है। हालांकि ये जो ऑफर है ये 3 हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ आया है सामने, यानी अगर भारत इन एयरक्राफ्ट्स को लेता है तो इसके साथ 3 हाइपरसोनिक मिसाइल का एक्सेस जो है भारत को मिल सकता है। हालांकि राफेल को इससे कम आंकने की हम गलती नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ जहां रूस सिर्फ ऑफर पर ऑफर दे रहा है तो वहीं डसाल्ट एविएशन और सैफरान भारत में अपने पैर मजबूत कर रहे हैं। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भारतीय वायुसेना किसको सेलेक्ट करती है। खैर, इस समय रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इंतजार काफी बेसब्री से हो रहा है, क्योंकि उनके आने के बाद बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आएंगी। आप उनके इस दौरे को किस प्रकार से देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।